बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला ना अज खुद नोटिस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत भी हो गई और जिन दिनों ईद की छुट्टियां थीं उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। बहुत कुछ हैरान करूंगा। पहली बात तो ये बेंच अब बेंच नहीं रहा, ये बेंच टूट चुका है इस हुक्मनामे के बाद। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो ये मशवरा मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब की है। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हुक्मनामे के 12वां जो पैराग्राफ है ना उससे अदम इत्तफाक किया और हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस पर सवाल अभी फुल कोर्ट ने देना है, अभी इस पर गौर करना है, क्योंकि इल्ज़ाम इन 6 जजेस का एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है और एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करता है। हुकूमत के कमीशनर बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं होती, ये भी अभी तय होना बाकी है। बजाते खुद ये एक और इल्ज़ाम है कि भाई हमने एग्जीक्यूटिव को ही कह दिया कि अपने हवाले से ज़रूर तफ्तीश करके बताएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि जो सवाल अदालत के सामने है उन पर अभी राय देना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त है ना वो हर मुतलका फॉर्म पर मामला उठाते रहे हैं, इस बात का सबूत देता है। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी जैसे अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही बहुत इल्ज़ाम ठहराया है। उनका मजीद यह कहना कि हाई कोर्ट के जजेस ने वही किया जो जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है, यानी किसी किस्म का जो साजिशी अंसर है कम अज़ कम उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको बिल्कुल रद्द किया है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं है, ये कहते हैं अतर मिनल्ला साहब। हाई कोर्ट जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है और हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। यही तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, सियासी केसेस में इदारों की मुदाखलत होती है और इसकी 2 एग्जाम्पल के साथ उन्होंने सबूत दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस में अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये खुद मान चुकी है कि मुदाखलत किस हद तक है और मुदाखलत को देखने के लिए उन्होंने रेफर किया असगर खान केस। जी हाँ, जो एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट, पैसों की तकसीम, ये तमाम वाला मामला उसके अंदर था। उन्होंने कहा ये भी बेशतर और काफ़ी सबूत तस्वुर किया जाए। इसके अलावा जी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बेंच से अलहदा हुए हैं, अभी उनसे मुतालिक बात करेंगे, लेकिन इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह लिखा कि ख़त लिखने वाले 6 हाई कोर्ट के जजेस दरअसल विसल ब्लोअर हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं। इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ठीक 2 से 3 रोज़ बाद ही उनके खिलाफ एक अदद रेफरेंस फाइल हो गया है। फुल कोर्ट के सामने इंतजामिया को साबित करना होगा कि उसकी जानिब से मुदाखलत नहीं हुई। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इंतजामिया के स्पुर्द ये बात, कटहरे में इंतजामिया है और बारे सबूत भी इंतजामिया पर है, यानी 6 जजेस के पास बारे सबूत नहीं है, इंतजामिया के पास है, हुकूमत के पास है, हुकूमत को सबूत देने। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच से जो अलहदा हुए तो उन्होंने अपने इजाफी नोट में लिखते हुए कहा कि हाई कोर्ट का जो मामला है वो आइन के तहत इंडिपेंडेंट अदालतें और आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी सुगो मोटो एक्शन। और असखुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया है और असखुद नोटिस से हाई कोर्ट से उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी कहा कि 6 जजेस के खत में उठाए मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक में देखे जाने चाहिए। मैं खुद को असखुद नोटिस के बेंच से अलग करता हूँ, यानी ये बात तय हो गई कि याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट से बात यकीनन हो गई है कि जस्टिस काजी फायद साहब की मुश्किलात बढ़ेंगी इस केस के हवाले से। इस तहरीरी हुक्मनामे के बाद एक बात तो तय हो गई कि चीफ जस्टिस के दौरान समाज जो इशारा दिया करता ना कि फुल कोर्ट बनने जा रहा है, जी हाँ, वो तो अब बनना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला फिर से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकता है, कि वो याहिया अफरीदी साहब का इजाफी नोट में ये बात है, इशारा उनका इसी की तरफ है। इसके अलावा ईद के बाद अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रही है और ये तहरीक पशीन से जिसका आगाज़ है और कितनी मौसर साबित होगी इस पर बात करनी है, इससे कैसे निपटा जाएगा। हाँ, बहावल नगर वाक़या, जी हाँ, इस पर बात करेंगे किस तरह मुल्क दुश्मन अनासिर ईद के इस पुरमसरत मौके पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि इदारे के कुछ अफराद के हवाले की जा सकती है। हमने डिटेल में इस तरफ जाना भी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले कि पता चले कि पाक फौज और पंजाब पुलिस में खलल डालने की कोशिश की गई, इंटेंशंस क्या थी, असल वाक़या क्या था, इस पर भी डेफिनेटली बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलिए, हसन रज़ा पाशा साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, ये हमारे साथ मौजूद है जी। यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून, ये हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद फारूकी साहब सीनियर तज़कियाकार, ये स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम हसन रज़ा पाशा साहब आपसे ही कर लेते हैं। हसन साहब, तहरीरी हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट का सामने आया 6 जजेस के ख़त के हवाले से, उसमें पाकिस्तान बार
सुप्रीम कोर्ट बार से तजावीज़ तलब की गई है कि अदलिया का बतौर इदारा इस मामले पर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो आप चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे हैं, आपके इस मामले पर क्या तजावीज़ हैं? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को ऑन बोर्ड लिया और नोटिस इशू किए कि हाँ, बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट को ये असिस्ट करे इस मैटर पे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब ये ख़त जिस दिन आया उससे अगले दिन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे को बुला के उनको भी एतमाद में लिया और उनकी उस वक्त राय ली कि क्या होना चाहिए। और उस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि दोनों जो नुमाइंदगान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल, उन्होंने यही तजवीज़ दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसमें 184(3) की कागज़ी लें और मामलात को आगे देखें, तहकीकात करें, और अगर कमीशन बनाना है तो कमीशन बनाएं। बहरहाल उस वक्त चूँकि फौरी तौर पे एक मैटर आया था, अब चूँकि ये मामला कमीशन बनाया, कमीशन रिक्यूज़ कर गया और अब मामला 7 मेंबर्स बेंच पे, और जो कि अब तो बेंच टूट ही गया जिस तरह आपने फरमाया। तो यकीनन अब 29 अप्रैल डेट फिक्स है इस पे, तो वो बेंच एक नया तश्कील ज़रूर देंगे और वो भी मद्देनज़र रखेंगे कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये हमने 7 मेंबर्स बेंच ही रखना है, क्योंकि किसी भी मुतासरा फरीक को अपील की इजाज़त उसमें है। अगर अपील की इजाज़त नहीं देनी और फुल बेंच, जिस तरह के लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इवन पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जनरल हाउस का इजलास बुलाया और वहाँ भी यही डिमांड की कि फुल कोर्ट बैठ जाए ताकि ये मगर इब्तदा मामला में फुल वंस कोर्ट को फॉर ऑल सपोर्ट नहीं सेट किया था हो। पाकिस्तान बार काउंसिल ने। जी इब्तदा में फुल कोर्ट को सपोर्ट नहीं किया था पाकिस्तान बार काउंसिल ने। नहीं नहीं नहीं, अभी जो हुआ ना सलमान साहब, जो हमारे जनरल हाउस का इजलास हुआ ठीक। और तमाम मेंबर्स मौजूद थे, वहां पे ये डिसीजन हुआ कि हम फुल कोर्ट का डिमांड कर दें। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने, तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बेशक फुल कोर्ट बने और इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल डाउन होना चाहिए। हाउ कम, अगर किस किसी तरह की बतौर इदारा यानी पाकिस्तान बार काउंसिल क्या रिस्पांस होना चाहिए? आप लोगों से मशवरा मांगा तो क्या मशवरा है आप लोगों का? देखिए, अब हमारा तो मशवरा एक तो आ गया कि फुल कोर्ट हो और फुल कोर्ट मीटिंग, फुल कोर्ट जो बैठे और इस मामले पे अपनी तहकीकात करे। लेकिन एक और चीज इसमें बड़ी अहम है कि फुल कोर्ट हो या 7 मेंबर्स बेंच हो, वो खुद ना तो तहकीक कर सकते हैं और ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इनको लामुहल्ला तौर पे एक कमीशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने यही तजवीज़ दी कि कमीशन हो जो कि हाजिर सर्विस जजेस पे मुश्तमिल हो। अगर 1 मेंबर्स बनाना है, 2 मेंबर्स बनाना है या 3 मेंबर्स, तो वही एविडेंस कलेक्ट करके वो उसको रेफर करेगा बेंच को और फिर बेंच ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन लेगा। ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ यासीन आज़ाद साहब, ये बताइए, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है जिसकी बिना पर उन्होंने बेंच से अलहदगी का इजहार किया, वो कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होता। चाहे इसके क्या, खुद नोटिस की नीयत अच्छी है लेकिन इससे हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस मुतासर होती है। सही इस्तदलाल है उनका, आप ये समझते हैं? क्योंकि वो तो पूरा एक प्रोटोकॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पूरा तय करते हुए, अकॉर्डिंग टू, और जितनी हमें चीज़ें पढ़ी भी और अतर मिनल्ला साहब के मुताबिक वो तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आए, तमाम हुज्जतें तमाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जब दौर था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग को जारी रखा। परवेज़ मुशर्रफ का और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ्रेश ओथ के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाद में पीसीओ जारी हुआ और पीसीओ के तहत बाकी जजेस ने हलफ ले लिया, लेकिन 6 जज साहिबान ने हलफ नहीं लिया, जो मैं कहता हूँ जिनको तारीख़ में याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त ओथ लेने से इनकार किया। रह गया मामला मदाखलत का, तो मदाखलत आज से नहीं हो रही है, मदाखलत शुरू से होती हुई आ रही है और इसका इतराफ़ मरहूम नसीम हसन शाह साहब ने भी भट्टो केस में किया
और उसके बाद जो कुछ शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और शौकत सिद्दीकी साहब ने हिम्मत करके एक एहसास इदारे के हेड को बाकायदा इन्वॉल्व किया कि इसने आदमी ने मुझे मजबूर किया कि आप नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है सज़ा दें। वो आपके सामने है। शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक उनको इंसाफ फराहम किया, एक अच्छी बात है। अब जब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला हुआ तो क्या उस वक्त हमारे जज साहिबान ने उनका किसी ने साथ दिया? मेरे ख्याल में किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब ये 6 जज साहिबान का जो ख़त का तल्लक है बहैसियत वकील के, मैं यकीन रखता हूँ कि हमारी अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। लेकिन याया अफरीदी साहब के इस स्टेटमेंट के बाद आप ख़ुद ये अंदाज़ा कर लें कि हमारे जज साहिबान के पास आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। और अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार है और कोई आदमी आपके इंसाफ के मामले में रुकावट खड़ा करने के लिए आया तो किसी एक जज ने भी क्यों हिम्मत नहीं की कि उसको तौहीन अदालत का नोटिस दे के वहीं बैठा लेते कोर्ट में, ताकि पता चल जाता कि असास इदारों के लोग आते हैं और ये मामला करते हैं। वहाँ तो हमने हिम्मत नहीं की। अब मेरा जो अपना नुक्ता नज़र है वो ये है कि 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा, ज़ाहिर है कि उनके साथ कोई ना कोई वाक़या हुआ तब लिखा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने इन इल्ज़ामात को कैसे साबित करेंगे। साबित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये सूरत सामने आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के बाद कोई अलमिया जारी नहीं किया। बाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई और फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई और फुल कोर्ट मीटिंग के बाद अलमिया जारी किया गया कि अदलिया की आज़ादी में हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वकला का डिमांड है कि अदलिया की आज़ादी के सिलसिले में कोई भी किसी किस्म की अदारे की मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अपने इल्ज़ामात लगा दिया तो जिस तरह जस्टिस अतहर मन्नुल्लाह साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इसका चूँकि लेटर जो लिखा गया था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था। ठीक है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट नहीं लिखा गया था। ठीक है। काउंसिल में अगर इस मामले को आपको ले जाते हैं तो वो एक इंक्वायरी कमीशन है एक किस्म का। ठीक है। वहाँ एविडेंस भी रिकॉर्ड हो सकती थी, वहाँ कार्रवाई भी हो सकती थी, सारा कुछ हो सकता था। ठीक है। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस की मर्जी से जब ट्रिब्यूनल बन गया, कमीशन बन गया और कमीशन के हेड को एक आदमी को कहा गया और उन्होंने वॉलंटियर होकर कहा कि मैं इसका को ईद के बाद कार्रवाई को स्टार्ट करूँगा। ठीक है। लेकिन बात सूरत हाल चेंज हुई और आपने 184 के तहत कार्रवाई की। ठीक है। आप जिस तरह पाशा साहब ने कहा, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184 में काग्निजेंस तो ले सकता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको किसी न किसी कमीशन का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल या तो जजेस का आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मैं समझता हूँ वो प्रॉपर फोरम वही है। ठीक है। जो कि वहाँ एविडेंस भी रिकॉर्ड की जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। यासीन साहब मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं आता हूं दोबारा। यासीन साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ये बात फाइन, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। खालिद फारूकी साहब, यासीन साहब ने बिल्कुल बात क्लियर खोल दी और एक्सेप्टेबल भी है, समझ भी आ रही है। ये तो तय है कि जिस फुल कोर्ट का इंदिया दिया गया जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ की तरफ से, वो तो अब नहीं होने का। ठीक है। अतर मिन्नल्लाह साहब के रिमार्क्स बड़े ही अहम है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे बहुत हैरानगी है उस पर, उन रिमार्क्स पर। लॉजिकली है, उन्हें कहा हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है कि हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे हैं ये और 12 सबूत एग्जीक्यूटिव के पास है। ये देखिए सलमान साहब, ये मामला एक ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ना, तारीख देखनी पड़ेगी कि हमारी अदलिया के साथ, हमारी एग्जीक्यूटिव के साथ मामलात कहाँ गड़बड़, कहाँ होते कहाँ पे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या रवैया इख्तियार करती है, अदलिया पर कहाँ कहाँ दबाव पड़ता रहा। कितने केसेस की आप मिसाल लेना चाहेंगे उतने ही आपको मिल जाएंगे, हर सियासी दौर में, हर गैर सियासी दौर में। आप देखेंगे कि अदलिया जो है वो मुश्किलात का शिकार रही। अदलिया पर पाबंदियाँ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो इस तरह के हालात में रही जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जजेस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ अदलिया में बाज़ औक़ात बड़ी आज़ादी की तहरीक उठ जाती है और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वही अदलिया जो है वो तमाम फैसले भी कर जाती है। जब ये देखिए, ये बड़ी मुझे वैलिड पॉइंट नज़र आता है और ये हम सबको सोचना भी चाहिए कि जब जजेस पे ये प्रेशर डाला जा रहा था
तो उस वक्त जजेस ने इसको उस पे नोटिस खुद से क्यों नहीं लिया? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो सर कह तो रहे हैं यासीन आजाद साहब, इसको साबित करना ही बड़ा मुश्किल है। नहीं साबित करना कैसे मुश्किल, देखिए ना, सदीकी साहब ने भी तो कौन सा नोटिस लिया था? नहीं देखिए उन्होंने एक बार में तकरीर ही की थी ना फंक्शन में। आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि सदीकी साहब ने बाद में नोटिस ली, लेकिन जब अभी देखा गया कि ये चीज सदीकी साहब के साथ भी हुई, सदीकी साहब के मामले में हमारे जजेस खामोश क्यों रहे? आप किसी एक की जगह पे खामोश रहते हैं और जब दूसरा का मौका आता है तो आप फिर उस पे खालिद साहब, मैं इजहार अवाम हूँ, करते हैं। मुझे थोड़ा सा और सादे तरीके से समझा दें। मुझे यासीन आजाद साहब की बात बहुत आसान और बड़ी इजी एक्सेप्टेबल समझने में लगी। मेरे मास्टर बेडरूम में कैमरे, फलाना बंदा मेरी फैमिली में से थ्रेट हो गया, ये सब मैं इसको साबित तो नहीं कर सकता। नहीं क्यों नहीं साबित कर सकते? कैसे साबित करोगे आप सर? किसी एक शख्स नोटिस तो किसी को देना है ना? देखिए सर, जजेस- नोटिस तो किसी को देना है ना? मैं आपको एक बात बताऊं सलमान, देखिए जजेस हजरात जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो कोर्ट में जजेस हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के एक आम शहरी भी हैं। ठीक आप है। मुझे ये बताएं, मैं या आप अगर हमारे साथ कहीं कि कोई ऐसा वाकया होता है ठीक मेरे है। बेडरूम में या आपके बेडरूम में ठीक या है। मेरे घर में आपके घर में, जी, जी। किसी जगह पे ऐसा कोई वाकया होता है, हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास क्या तरीकाकार होगा? अगर हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है तो इसका मतलब है ये केस बिल्कुल दफन कर दिया जाए। अगर ऐसे वाकयात अगर जहां कहीं हुए तो लोगों ने उसको सबूत भी दिए, कोर्ट में गए, ये एक मामला जब हुआ था उस वक्त उसको उठाया जाता है कि जनाब मेरे कमरे में ये हुआ है, मेरे बेडरूम में ये हुआ है, मेरे किसी अजीज रिश्तेदार के साथ अतर ये मीर वाकया साहब हुआ कह है। रहे हैं कि उन्होंने तमाम अपनी हुज्जत तमाम की, अपने उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। सर मैं एग्जांपल आपकी देता हूं, अगर जी, आपके साथ ये हुआ हो सारा, तो आप जिस इदारे से मुंसलिक है उस इदारे के चेयरमैन को बताएंगे ना, सर देखें ये हुआ मेरे साथ मामला। देखिए इसको मैं कैसे कुछ करना है? चीजें मैं आप देखिए मैं बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और मैं कुछ चीजें पब्लिक भी कर दूंगा और मैं टाइमली पब्लिक करूंगा। मैं ये नहीं कि टाइम गुजर जाए उसके बाद उन चीजों को पब्लिक करूंगा, मैं उनको पब्लिक करके पाकिस्तानी कौम को और मैं इदारों को ये मैसेज दूंगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ जजेस के साथ ये बिल्कुल गलत हुआ। कौन कह सकता है कि ये दुरुस्त हुआ है? किसी इदारे ने, जिस इदारे ने भी की, जिस इदारे के अहलकारों ने भी की। हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी ये आता है कि बाज़ औक़ात इदारों के अहलकार जो हैं अपने तौर पर वो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरते हैं जिसकी वजह से पूरे इदारे को बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कोई एक वाक़या नहीं, कई एक वाक़यात हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कहीं पे इसमें तो साथ साथ ये भी करना चाहिए ना, ये एक तो जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है, अब जिस इदारे की तरफ, किसी इदारे की तरफ इशारा है, जो इदारे दो तीन ऐसे हैं जो कि जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, उन इदारों को अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी अब तक करवा लेनी चाहिए। अच्छा, थी। मैंने ये भी उनको सवाल बता करना देना है, चाहिए मैंने था। रेज करना है, मैं हसन रजा साहब से ही कर लेता हूं। क्या ये चीज मुनासिब थी कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्जाम और एग्जीक्यूटिव का ही सरबराह, जारी बात है किताबों में तो तमाम एजेंसियों के जो मालिक कुल जो है ना, उन जिनको जवाब दें वो वजीर आजम को ही जवाब दें ना, किसी भी जमहूरियत सेटअप में उन्हीं को बुला के कहा जाए कि कमीशन बना लीजिए, क्या ये मुमकिन है? मैं डेफिनेटली सर हसन रजा साहब आपसे इस सवाल का भी जवाब लेना। दूसरा ये बताएं, अभी ये सवाल ने सर उठाया है, अतर मीनाला साहब का मानना कुछ और है, मगर इधर दो मेहमान कह रहे हैं और स्पेशली फारूकी साहब ये कह रहे हैं कि इन जजेस को खुद ही खुद नोटिस ले लेना चाहिए था। क्या ये इतना आसान है धमकियाँ मिलने पर खुद नोटिस ले लिया जाए? किसके खिलाफ? ये क्या सिर्फ किताबी बात है कि ऑन ग्राउंड कितनों को धमकियाँ मिली, कितने कितने शुमाली इलाका जा चले गए, किसने कोई नोटिस लिया, वो किस प्लेटफॉर्म पर गए, क्या हुआ, ये बताएं सर। सलमान साहब, मैं दो बातें करूंगा। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज साहब को भी धमकियां मिली तो उनकी एहलिया मोहतरमा ने मुतलका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ये नहीं किया कि खत लिखा और कुछ ऐसी बात, ये अपनी जगह पे जो प्रॉपर कोर्स है वो उन्होंने अडॉप्ट किया। आर्टिकल 204 यानी कि कंटेम्प्ट की इख्तियारात इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के पास थे, इनको लेने चाहिए थे, इन्होंने नहीं लिए। और उस खत में ही उन्होंने जवाब दिया कि शायद हम इतने दलेर नहीं हैं जितने जस्टिस काजी फाइज साहब और शौकत अजीज सदीकी साहब हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सही नहीं कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उनके घरों में कैमरे भी थे, उनके ब्रदर इन लॉ को किडनैप भी किया गया, और किसने किया, कैसे किया, ये FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि उसकी पैरवी नहीं की गई, प्रॉपर पैरवी की जानी चाहिए। अब तीसरी बात मैं आप और अर्ज करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, विसल ब्लोअर असल में वो शौकत अजीज सदीकी साहब थे, जिन्होंने इस तरीके से तमाम पूरे केस को पेश किया। पूरी लॉयर्स फ्रेटर्निटी के पास तमाम इदारों ने सुना, हर जगह पे गए,
अफसोस ये है कि उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। गुज़श्ता हफ्ते एक प्रोग्राम आप दीदा हो गए इस बात पे कि मैंने अपनी बेटी की शादी पे हाई कोर्ट के जजेस को बुलाया, लेकिन इनमें से कोई भी शरीक बिल्कुल नहीं ऐसे हुआ। ही। क्या वो विसल ब्लोअर नहीं थे? वो भी थे। कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर आज भी हमारा ये इदारा ये समझ ना पाया कि हमने इसको किधर लेके जाना है, ठीक है। तो फिर शायद इसके बाद कोई जज ये सर मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ हसन साहब, कैसे समझ आएगी इदारे को? आप जो काजी फाइज साहब की मिसेस की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने थाने भी गई थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भी खतूत मुसलसल लिख रही थी, और वो खत भी मुसलसल पब्लिक भी हो रहे थे। यानी इन्होंने भी अपना प्लेटफॉर्म पूरा इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाके उमर अता बंदियाल साहब से मुलाकात करके, काजी फाइज साहब से मुलाकात करके, सब अपने बड़ों को बताते रहे सर ये हो रहा है, करना क्या है, सर ये हो रहा है, करना क्या है। सलमान, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी। जस्ट एक आपकी बात में इंटरफेयर कर रहा हूँ, ज्यादती की बात है। मुझे ये बताएं कि किसी भी जज का या किसी भी पाकिस्तान में शख्सियत के जो रिलेटिव्स हैं, क्या उनके अपने बिजनेस, अपने कोई मामलात नहीं हो सकते? जो किडनैप का मामला किया जा रहा है, क्या ये इंक्वायरी हो गई कि ये जजेस पे प्रेशर के लिए सारा कुछ था? ठीक है। अगर उनका कोई जाती बिजनेस था, अगर उनके कोई जाती मामलात थे, अगर वो किसी और केस में किसी के जो भी कुछ हुआ, तो इसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है इंक्वायरी के बगैर? इसीलिए तो एक अदर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस बुलाने का कह रहे हैं, ये काम होना चाहिए। जस्टिस कियानी साहब को नोटिस आ गया ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस चला गया। सर रिस्पॉन्ड कर दिया सर रजा साहब प्लीज। जी, अर्ज ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक और रेफरेंस भी आ गया, और लग ये रहा है कि ये उन पे मजीद दबाव बढ़ाने का एक कुलिया हो सकता है। शायद सामने आने पे पता चलेगा, कुछ कंटेंट सामने आए होंगे, कुछ हमने भी टीवी पे देखे, लेकिन उस रेफरेंस को जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इस पे राय दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो आंख मचोली खेली जा रही है, ये मुसलसल चलती आ रही है। आप देखें काजी फाइज साहब के साथ क्या हुआ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ क्या हुआ, ये सारे मामलात अगर आप उठा के देखें तो इसमें किसी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, और ये चीजें इसी चीज की तरफ निशानदेही कर रही है। मगर साबित कोई भी नहीं कर सका, इस तरह नहीं है सर, साबित कोई भी नहीं कर सका। सही बात, साबित हो सकते हैं, लेकिन देखें अब बात सुनिए, शौकत अजीज साहब का रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि जो मैंने आवाज उठाई है, जो बातें मैंने की हैं, वो मैं साबित कर सकता हूं, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ना तो उनको बुलाया, ना उनको शोकाज नोटिस का जवाब वसूल किया, और बगैर उनको सुने अनहर्ड कंडेम करते हुए उनको नौकरी से ही फारिग कर दिया। और सर इस केस की समाअत भी अपने बराह रास्त सुनी, यही मामला काजी फाइज साहब ने भी यही किया, उन्होंने जिम्मेदारान का तयन नहीं किया। नहीं, काजी फाइज साहब ने जिम्मेदारान का तयन इसलिए नहीं किया कि उसमें प्रेयर नहीं थी। आप उनकी पिटीशन तो पढ़े शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की, ठीक है सर, उसमें यह था कि मेरे साथ मुझे बहाल किया जाए, ठीक है, वो थी प्रेयर। ये नहीं है कि इनके मैं हसन भाई दोबारा आ जाता हूं, यासीर रजा साहब से एक सवाल करता हूं, उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ जाना है। यासीर साहब, अब जबकि ये कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई है या नहीं हुई, ये अभी तय होना बाकी है, जैसे अतर मिन्नल्ला साहब ने ये कहा है, तो मुझे ये बताएं, ये जो कमीशन जो था, ये तो काजी फाइज साहब की मर्जी से बना था ना, उन्होंने ही वजीर आजम को बुलाया था और बात हुई थी, तो फिर अतर मिन्नल्ला साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई या नहीं हुई? तो काजी फाइज साहब को कह रहे हैं ना सर। फिर वही बात आ जाती है कि काजी फैज़ ईसा साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, जब वो मामला आपके सामने आया तो आपको पता है कि पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन वकला बरदरी उनके साथ खड़ी थी, बिल्कुल, और उन्होंने बाकायदा एक आइनी जंग लड़ी है। आइनी जंग लड़ने के बाद सूरत को उन्होंने बेहतर बनाया। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं सुप्रीम कोर्ट में था, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जितना बार ने जस्टिस फैज़ ईसा का साथ दिया, शायद ही किसी ने दिया, जिसकी वजह से आज का रिज़ल्ट ये है। वो तो एक अलग बात है। आप आज़ादी की, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से दोस्तों से सवाल करता हूँ कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया, तो 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा
कि हमारा कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, हम आपको एक्सटेंशन कैसे दें। तो बाद में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को 3 साल की 6 महीने का टाइम क्यों दिया था। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक मैं कहता हूं पार्लियामेंट इस दौरान फैसला कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को जन्म दिया। बिल्कुल। हाँ, और पार्लियामेंट को भी साथ में डायरेक्शन दे दी, और पार्लियामेंट का जो रोल है वो भी आपके सामने है उस वक्त का। बिल्कुल। तो अब जो सूरत हाल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इन 6 जज साहिबान का ये बात साबित हो जाती है कि फ़लाँ इदारे के फ़लाँ आदमी ने इंटरफेयर किया, राइट, ठीक, वो नॉमिनेट हो जाता है, तो उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा ना। पूरे इदारे को तो नहीं लपेटेंगे ना, बिल्कुल, पूरे इदारे को लपेटने की पोजीशन में आप हैं नहीं। बिल्कुल। आप जो आदमी गलती करता है, आपको याद होगा कि कराची में जब आवारी होटल में होटल के कमरे तोड़े गए, बिल्कुल, तो उस वक्त का एक ब्रिगेडियर और रेंजर्स का जो आदमी थे, दोनों ने एतराफ़ किया कि हमने दरवाजे तोड़े। आपने क्या सजा दी? उनको उठा के ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। आप अगर ये बात साबित भी हो जाती है कि एहसास इदारों ने हमारे साथ ज्यादती की, ठीक है, तो एहसास पूरे के पूरे इदारे को तो आप नहीं लपेटेंगे ना, होना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो वहां गए हैं। अच्छा, कार्रवाई कौन करेगा? क्या या उनका पॉलिसी साज हो सकता है इसमें या शामिल? उस इदारे का जो यासीन आजाद साहब, ये क्वेश्चन है। वो एहलकार और उनको डायरेक्शन देने वाला अफसर, वो शामिल हो सकता है ना इसमें? बेशक इदारे का सरबराह हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन अब उसकी कार्रवाई अगर जब की जाएगी तो कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? क्या वो इदारा आपको इस बात की इजाजत देगा कि मैं खुद इंक्वायरी कार्रवाई करूंगा, या अदलिया उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये एक सवालिया निशान है। हम बहस बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है इन मामलात में, हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है यासीन साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सवाल है मेरा, हम ये तो कह रहे हैं कि इन 6 जजेस में से किसी ने खुद क्यों नहीं तौहीन अदालत का नोटिस लिया, ये खुद क्यों नहीं किसी FIR कटवाने के लिए पहुंचे। चले, ये बात समझ आ गई, लेकिन दूसरा रुख तो ये भी है ना कि ये हाई कोर्ट्स के तमाम प्लेटफॉर्म पे गए, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्लेटफॉर्म पे गए, इदारे ने सुस्ती क्यों बरती? इदारे ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर जाके इन्होंने खत लिखा और जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पब्लिक हुआ। यह हम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खालिद फारूकी साहब, ब्रेक से पहले हम थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, हम उनके ऊपर लगा रहे एलिगेशन नहीं है, हम उनके जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं या बात कर रहे हैं कि भाई उनको खुद नोटिस ले लेना चाहिए था, तौहीन अदालत का नोटिस ले लेना चाहिए था, FIR दर्ज करा लेनी चाहिए थी। लेकिन बकौल अतर बिन साहब, वो भी अभी माजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने बताया दबाव होता है, उन्होंने बताया प्रेशर होता है, उन्होंने बताया सियासी केसेस में हमें मदाखलत की जाती है। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट का जज मान रहा है ना सर, कोई आम आदमी नहीं मान रहा। सर, इदारे ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया 6 जजेस को? जस्टिस आमिर साहब, उन्होंने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? वो तमाम उस प्रोसेस से होते हुए गए ना सर। आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिस ना हो, इदारा जो है कम्युनिकेशन करता हो, बाज़ औक़ात वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी करते हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि इदारे को जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और मेरा भी ये ख्याल है कि अगर इस मामले को इस हद तक ना पहुँचने दिया जाता तो इदारा रिस्पॉन्ड करता तो ये सिलसिला वहीं पर रुक सकता था। अब वो मामला जो है ना, वो देखिए, मैं ये कहता हूँ इदारों की सतह पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोरियां वाक़ई हो गई हैं। अभी इदारों का इंतजार हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल। भावल नगर पे क्या हुआ? भावल नगर अब 3 दिन गुजरे, ISPR ने अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, जो हमारी भी ब्रेकिंग भी चल रही थी। जी जी, ठीक है। उस ISPR की स्टेटमेंट के बाद अब मैं आपको खुद बता रहा हूं, जी जी, सारा पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा। अब मरियम नवाज साहबा एक्टिव होंगी, अब पाकिस्तान, और ये मुझे ये बताया, देखिए ना, ये प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पहले कहाँ रहे? ये 3 दिन से 4 दिन से प्राइम मिनिस्टर और एक्टिंग वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। आपने एक्टिंग कह दिया, बाज़ लोग उनको रियल कह रहे हैं। तो मसला ये है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी CM हैं, ये तीनों खामोश रहे। और ये वाकया जो है, जब ये बात अब कह दी जाती है जी सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ ना हो तो क्या हो? फिर जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, आप खामोश रहेंगे, आप बिल्कुल तमाशाई बन के देखेंगे। आपकी जिम्मेदारी जहां शुरू होती है वहां लोगों की इंतहा होती है। बिल्कुल, आप वहां बैठ के खामोश रहें। इस वक्त मरी में
वो मरी पे हैं, तो मरी में होने के बाद देखिए इदारों के दरमियान अगर कहीं गलत फहमी पैदा होती है या बाज लोग गलत फहमी पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, दबा के कीचड़ उछला इन 3 दिनों में, हाँ, ये तो कौन बात जिम्मेदार करनी है? चाहिए। जिम्मेदार फिर ये लोग हैं ना, जिम्मेदार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार हमारी सीएम है, जवाब दें, उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ख्याल है कि आईएसपीआर इन्हें देख रहा था कि ये रिस्पॉन्ड कर दे। नहीं देखिए, आईएसपीआर ने पहली बात तो ये देखना, ये जो वाकया हुआ है ना, इस पे हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो पहली बात तो यह है कि पुलिस का कल्चर आज तक दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस जो है वो हमेशा से गलत सलूक भी करती रही है। पुलिस जो है अब जब ये वाकया हुआ, भी मेरिट पे नहीं है, मैं कतई तौर पे मेरिट पे नहीं है, मैं मैं तो आपको पता है, हम सबको पता है कि लाहौर में एक वाकया होता 2009 में, शायद लिबर्टी में यहाँ वाकया हुआ। इसके अलावा भी कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं। बाज़ औक़ात आपको बताऊं कि जब ये वाकयात होते हैं तो मीडिया क्या जिम्मेदारी का सबूत देता है। मीडिया तो इतनी जिम्मेदारी का सबूत है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिम्मेदारी का ये सबूत देता है, वो हसास इदारा भी नहीं लिखता। आपको पता है, हम उसको अगर प्रिंट मीडिया की बात करें, नहीं, हम उसको सरकारी मुलाजिम कहना शुरू कर दिया था, सरकारी एहलकार कहना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ें मीडिया ने अपने तौर पे जिम्मेदार, लेकिन अब जब आप सोशल मीडिया के हत्थे चढ़े ना, फिर आपको समझ लग गई। अब जो आपने खामोशी बरती, आपने कुछ नहीं किया। जो पुलिस की बात है, सर आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर किधर है? मैं वही तो बात करने लगा हूं, पुलिस की कमांड किधर है ना। पुलिस की जो कमांड है वो अगर कुछ नहीं करेगी तो फिर इदारे के अंदर दूसरे लोग दाखिल होंगे, ठीक है, मैं करेंगे। अजहर साहब, मुझे फौरन क्विक रिस्पांस चाहिए। आईएसपीआर की स्टेटमेंट आ गई, हकायक का पता लगाने और जिम्मेदारी की तकसीम के लिए सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। कितना जबरदस्त किस्म का इस मसले का हल निकाला कि पुलिस के भी एहलकार इसमें शामिल होंगे, इंक्वायरी कमेटी में फौज के एहलकार भी इसके अंदर शामिल होंगे और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये जितने भी अफरादे हैं गंदे, ये तय है, ये वाकया हुआ है, ये तय है कि ये वाकया हुआ है, हर एक ने अपनी हदूद से तजावुज किया है और उसका जिम्मेदार का तयन होना है। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए सलमान साहब, सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि ये जो दोनों इदारों पे के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनी है, उन्होंने तो वही करना है जो ऑलरेडी पहले हो चुका है कि दोनों ने एक दूसरे के हक में नारे लगा दिए, पाक फौज जिंदाबाद, दूसरे ने कहा पाक पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये मुहर्रकात जरूर देखने पड़ेंगे कि लाकानूनियत पहले पुलिस ने क्यों की, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, क्यों किसी के चादर और चारदीवारी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय उसकी खिलाफ वर्जी की, और फिर जिस तरीके से वो थाने में लेकर आए, फिर बार बार ये जिस तरह हफ्से बेजा में रखा, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था वहां पेश नहीं किया, और फिर तशद्दुद भी किया। और उसके बाद अगर इदारे के कुछ लोग आए और उन्होंने आके उनको फैंटी लगाई और उनको हॉस्पिटल भी जाके मारा, सही वो भी नहीं था, लाकानूनियत है, उन्होंने भी इख्तियार अपने हाथ में लिया। तो मुझे गैंग थोड़ी है सर, ये सब अच्छा की रिपोर्ट दोनों दे देंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी हाई लेवल की कोई कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चंद अफराद की वजह से इदारा बदनाम हो रहे हैं जी, यूनिफॉर्म इदारे हैं जी, यूनिफॉर्म इदारे हैं, लेकिन दोनों ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। ओके, मैं आखिरी मिनट में बढ़ गया ना सर, मैंने यासीन साहब की मौजूदगी में मैंने बड़ी बातें सुनी होती, मैं खुद बहुत कुछ समझता हूं, फिर मैं उसको काफी देर तक समझता भी रहता हूं यासीन साहब क्या कह रहे हैं। यासीन साहब, आईएसपीआर ने 3 दिन बाद रिस्पॉन्ड किया एक जिम्मेदार इदारे की हैसियत से। पहले वो भी देखते रहे कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, जिस सूबे का वाकया है उस सूबे की सीएम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दे, जिस अमल के बाद यह रद्द-ए-अमल हुआ उसका आईजी रिस्पॉन्ड कर दे। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप किसको जिम्मेदार तस्वुर करते हैं? सर मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरह 6 जज साहिबान का मामला था, ठीक है, तो 6 जज साहिबान को जिस तरह सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया, ठीक है, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने उन 6 जजों के साथ, ठीक है, इज़हार कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, वही पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस टाइप का जब कोई इशू मिलता है तो वो इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और सोशल मीडिया भी करता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस जो है वो भी एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है और फौज पाकिस्तान के लोग भी, हमारी ये दोनों अपनी एजेंसियां हैं, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है। इदारों का कोई टकराव, इस टाइप का जो वाकया हुआ इसमें इदारों का कोई टकराव नहीं, ये इंडिविजुअल लोगों के एक्ट को कह सकते हैं आप, ठीक है। और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए
ठीक है। कि गलती पुलिस की है या हिफाज़त पाकिस्तान के लोगों की है। ठीक है। तो इसमें ISPR का जो स्टेटमेंट आया मैं उसको भी वेलकम करता हूँ। ठीक है सर, बहुत मैं- अच्छी बात की उन्होंने वक्त पे। ठीक है। और मैं बहुत शुक्रिया यासीर रजा फारूकी साहब, हसन रजा पाशा साहब। लेकिन प्रोग्राम में इख्तिताम में ये बोलूंगा, इस बार भी लगता है पुलिस किसी गलत घर में घुस गई। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रोग्राम से सलमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।